हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन गोयल कंस्ट्रक्शन का जो एसएमई आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, इसके बारे में अपन कंप्लीट डिटेल्स देखेंगे और साथ ही साथ इस आईपीओ को अपन रिव्यू करेंगे कि इस आईपीओ में अपन क्या करके चल सकते हैं। कंपनी का जीएमपी का डेटा देखेंगे, साथ में कंपनी की क्या वैल्यूएशन यहाँ पर है, सस्ती है या महंगी है, सारे डेटा अपन यहाँ पर देखेंगे। और लिस्टिंग डे की स्ट्रैटेजी हमारी क्या हो सकती है, अगर आपको अलॉटमेंट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, तो ये सारा डेटा अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो सबसे पहले अपन को गोयल कंस्ट्रक्शन का जो आईपीओ है, इसके बारे में जानना ज़रूरी होगा कि ये कंपनी करती क्या है। तो कंपनी दोस्तों कंस्ट्रक्शन सेक्टर से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर आप वेरियस जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो देख सकते हैं कि कंपनी यहाँ पर जो सीमेंट के प्लांट्स वगैरह होते हैं, मतलब कोई जो सीमेंट बनाने वाली जो कंपनीज होती हैं, उनकी जो फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं उनको बिल्ड करने का काम करती है, मतलब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह लेती है। साथ में जो पावर प्लांट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो भी बिजली वगैरह ट्रांसमिट होती है एक जगह से दूसरी जगह तक, जो लॉन्ग डिस्टेंस जो पावर ट्रांसमिशन होता है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी ये कंपनी यहाँ पर डेवलप करती है। साथ में डेयरी के प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि आपने देखा जो मिल्क फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, उनके प्लांट सेटअप करने में भी ये कंपनी हेल्प करती है। अब साथ में देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो स्टील इंडस्ट्री है, जो स्टील इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, मतलब उनकी बिल्डिंग्स को बनाने का भी काम करती है। साथ में कमर्शियल जो प्रोडक्ट होते हैं, कमर्शियल प्लॉट बिल्डिंग्स जो होती हैं या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो होती हैं, मतलब जिनमें अपन आप रहते हैं, वहाँ पे जो मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह आप देखते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसी बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट करने का जो काम होता है, ये कंपनी लेती है। तो मोटा-मोटा कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर है, ये कंपनी यहाँ पर काम करती है। तो कंपनी के प्राइस बैंड की बात करी जाए तो ₹263 पर प्राइस बैंड रखा गया है। कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में ₹57 चल रहा है, इश्यू प्राइस के ऊपर। परसेंटेज वाइज़ देखते हैं तो 21% का अपन को जीएमपी दिखाई दे रहा है इश्यू प्राइस के ऊपर। तो देखिए, कहने का मतलब है कि देखिए अभी जो प्राइस है 260 का, इस पे अपन को 21% में जीएमपी देखने को मिल रहा है। अभी अपन जब कंपनी की वैल्यूएशन वगैरह चेक करेंगे, तो उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि ये जो जीएमपी है ये जस्टिफाई है या नहीं, या फिर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या इस आईपीओ को सोच सकते हैं क्या? अगर अपन लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, या फिर अगर अपन सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से भी ये देख रहे हैं, तो क्या अपन उस पर्पज़ से यहाँ पे देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो ये सारा डेटा अभी अपन आगे देखेंगे जब अपन फाइनेंशियल डेटा कंपनी का देखेंगे और वैल्यूएशन देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो 2 सितंबर से ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है, 4 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट है। अलॉटमेंट अपन को यहाँ पर 8 सितंबर की रात को देखने को मिल जाएगा और लिस्टिंग अपन को 10 सितंबर को देखने को मिलेगी। तो कंपनी कितना बड़ा आईपीओ लेकर आ रही है उसकी बात करें तो यहाँ पे 100 करोड़ का कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। इसमें से 5 करोड़ तो एंकर इन्वेस्टर्स के पास जाएँगे। उसमें से 100 करोड़ में से 95 करोड़ यहाँ पर कंपनी नेट पब्लिक को देने वाली है, और इस 95 में से जो 76 करोड़ है, ये तो कंपनी अपने एक्सपेंशन में यूज़ करने वाली है, और बाकी का बचा हुआ जो 19 करोड़ है, ये कंपनी के प्रोमोटर्स के पास जाएगा। ये कंपनी के मतलब जो टेंशन है, वहाँ पर ये पैसे 19 करोड़ जो अमाउंट है, वहाँ पर यूज़ नहीं होने वाला है। तो केवल 76 करोड़ जो अमाउंट है, यही कंपनी के एक्सपेंशन में या फिर कंपनी के कर्ज़े चुकाने में यूज़ होने वाला है। तो रिटेल कैटेगरी में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 2 लॉट ही अप्लाई करने पड़ेंगे और 800 शेयर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर आपको जो अमाउंट चाहिए रहेगा वो 2,10,400 अमाउंट चाहिए रहेगा। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करेंगे, तो मिनिमम आपको 3 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे और 1200 शेयर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे, और यहाँ पर अमाउंट आपका 3,15,600 चाहिए रहेंगे। और अगर आप बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने जा रहे हैं, तो मिनिमम आपको 10 लॉट्स अप्लाई करने पड़ेंगे। कहने का मतलब है आपको कि आपको 4,000 शेयर्स अप्लाई करने रहेंगे, और यहाँ पर जो आपको मिनिमम अमाउंट चाहिए रहेगा वो 10,52,000 का अमाउंट चाहिए रहेगा। अब कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात कर लेते हैं, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल डेटा देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, कि कितना लॉस कर रही है, ये डेटा अपन को देखना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर मार्च 2023 से लेकर मार्च 2025 तक का डेटा प्रेजेंट है। साथ में यहाँ पे सीएजीआर का कॉलम आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कंपनी क्या है, मतलब साल भर साल कंपनी कितने परसेंट से ग्रो कर रही है, ये आपको देखने को मिलेगा। देखिए 2023 में 272.9 करोड़ यहाँ पे था। यहाँ पे फर्दर इंक्रीज़ किया है रेवेन्यू में 388.7 करोड़। फिर उसके बाद 2024 से 2025 में भी फर्दर इंक्रीज़ अपन को देखने को मिला है 594.3 करोड़। तो यहाँ पर सीएजीआर ग्रोथ देखेंगे तो साल भर साल अपन कह सकते हैं 47% से रेवेन्यू ग्रो कर रहा है। तो देखिए रेवेन्यू की ग्रोथ अपन को अच्छी दिखाई दे रही है, क्योंकि कंपनी हर साल रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रो कर रही है। अब बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, कि कंपनी रेवेन्यू तो कर रही है, अपने खर्चे निकालने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बच रहा है। तो मार्च 2023 में अगर अपन देखेंगे तो 14.3 करोड़ था। उसके बाद 2024 में 22.6 करोड़, तो प्रॉफिट में अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है।
उसके बाद 2024 से 2025 में भी अपन को अच्छा खासा जंप देखने को मिला है, 38.3 करोड़ का यहाँ पे अपन को प्रॉफ़िट है। हर साल के हिसाब से अगर सीएजीआर ग्रोथ अगर अपन देखते हैं 2 साल में, तो 63.6% से कंपनी क्या है हर साल ग्रो करी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी है और कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ तो अपन ने देखी थी वो भी काफ़ी अच्छी है। अब कंपनी के कर्जे की बात कर लेते हैं तो 2023 में कंपनी के पास कर्जा था 28.5 करोड़ का। ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था 30 करोड़ के आसपास का 2024 में और यहाँ से अपन को ये जो कर्जा है कंपनी का थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दे रहा है 28.7 करोड़। इसलिए यहाँ पे सीएजीआर ग्रुप पे अपने ने यहाँ पे कुछ मार्क नहीं किया हुआ। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो कर्जा है वो कंपनी क्या है कि मैनेज करके चल रही है और कंपनी का रेवेन्यू डेटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेटा तो ऑलरेडी अच्छा है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की। तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर अपन चेक करते हैं कि कंपनी खुद का पैसा कितना लगा रही है, उस पे जो प्रॉफिट आ रहा है, तो कितने परसेंटेज प्रॉफिट है खुद के पैसे पे, तो यहाँ पे 29.1% का आरओई है, तो ये काफ़ी अच्छा डेटा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करी जाए कि भाई कंपनी जो टोटल पैसा लगा रही है मतलब खुद का पैसा भी लगा रही है और फर्जी वाला जो पैसा है वो भी अगर मिला रहे हैं, तो जो कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, तो कितने परसेंटेज है? तो यहाँ पर देखिए 33.6% है, तो ये डेटा भी काफ़ी अच्छा है। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे कि कंपनी कितना कर्जा लिया है और खुद का कंपनी ने कितना पैसा लगाया है, उसका अगर अपन ने रेशियो देखा तो 0.22 है, तो ये डेटा भी काफ़ी अच्छा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो कंपनी के हैं वो 6.5% के हैं, तो ये कह सकते हैं कि ये डेटा ओके डेटा है, इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बेकार भी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कंपनी की वैल्यूएशन की, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है किसी भी आईपीओ की एनालिसिस का, क्योंकि अगर कंपनी कोई महंगी वैल्यूएशन पर आ रही है, तो ऐसी कंपनी में हमको जो प्राइस का एप्रिसिएशन है, मतलब प्राइस जो ऊपर जाने के चांसेस है, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। इसलिए वैल्यूएशन देखना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी देखिए, कोई प्रोडक्ट अगर मान लीजिए मार्केट में ₹10 का मिल रहा होगा, वही सेम प्रोडक्ट अगर कोई नई कंपनी आएगी मार्केट में, अगर वो ₹11 पे लेके आएगी, तो भाई आप उसको ₹11 में क्यों खरीदेंगे, अगर मार्केट में ऑलरेडी ₹10 की मिल रही होगी तो। मान लीजिए कोई नई कंपनी ₹9 पे लेके आ रही है और मार्केट में ₹10 का मिल रहा है, तब जाके जो ₹9 वाला प्रोडक्ट है, इसकी डिमांड अपन को देखने को मिलेगी, क्योंकि सेम क्वालिटी मिल रही है अपन को सस्ते पे। तो यही अपन यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज़ चेक करते हैं कि जो कंपनी काम कर रही है, ऐसी जो और सिमिलर कंपनीज़ हैं, तो उनके कंपैरिज़न में कंपनी की वैल्यूएशन क्या है कि मतलब महँगी पे आ रही है या फिर सस्ते पे आ रही है। तो ये अपन जो वैल्यूएशन करेंगे, ये जो लिस्टेड कंपनी है ऑलरेडी जो स्टॉक मार्केट में, उनसे कंपैरिज़न करेंगे और ये चेक करने का जो पैरामीटर होता है, वो अपन पी रेशियो से चेक करेंगे। तो पी रेशियो का मतलब होता है कि अगर आप कंपनी को ₹1 कंपनी आपको अगर ₹1 कमा के दे रही है, तो उसके लिए आप कंपनी को कितने रुपए दे रहे हैं। तो यहाँ पे पी/ई रेशियो 9.9 का इसका मतलब है कि अगर कंपनी आपको ₹1 अर्न करके दे रही है, उसके लिए आप कंपनी को 9.9 रुपीज़ दे रहे हैं। तो यहाँ पर कंपनी के अपन ने यहाँ पे देखिए 3 यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स चेक करें हैं। तो यहाँ पे पावर मैक प्रोजेक्ट्स जो है इसका पी रेशियो है 31.4 का, सनटेक इंफ्रा सॉल्यूशंस है इसका पी रेशियो है 10.3 का और आलू वाली कॉन्ट्रैक्ट है, इसका पी रेशियो है 28.9 का। तो बाकी देखिए जो फर्स्ट नंबर पे है और जो थर्ड नंबर पे है, इसका पी रेशियो तो ऑलरेडी हाई है, जो अपनी कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। कहने का मतलब है जो पहला कंपनी है पावर मैक, यहाँ का पे पी रेशियो 31 का है। इसका मतलब है अगर कंपनी ₹1 अर्न करके दे रही है, तो उसके लिए अपन ₹31 दे रहे हैं। वहीं यहाँ पर देखिए सनटेक का या पी रेशियो काफ़ी कम है, 10 का। इसका मतलब है कि अगर कंपनी अपन को ₹1 अर्न करके दे रही है, तो उसके लिए अपन कंपनी को सिर्फ ₹10 दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए एक और जो पी रेशियो है 28.9 का, इसका मतलब है कि अपन ₹1 अर्न करने के लिए यहाँ पे ₹28 दे रहे हैं। तो देखिए कहने का मतलब है कि सनटेक जो कंपनी है, ये वैल्यूएशन अपनी जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, इसके बराबर ही है। पर देखिए यहाँ पर जो सनटेक इंफ्रा का जो डेप्थ है, वो 1.53 है डेप्थ टू इक्विटी रेशियो, तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर ये मैनेज करके चलते हैं तो ठीक है, लेकिन मैनेज करके नहीं चलते हैं, तो ये फ्यूचर में थोड़ा-सा दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और अगर अपन अपनी कंपनी की बात करें तो कह सकते हैं कि ये वैल्यूएशन जो है एक फेयर वैल्यूएशन पर आ रही है, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल डेटा भी अपन को अच्छा देखने को मिला है और साथ में कंपनी का पीई रेशियो भी कम है। और जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी आज के डेट में 21% का जीएमपी अपन को देखने को मिल रहा है। तो ये सारा डेटा देखते हुए देखिए लिस्टिंग गेन्स के लिए तो मैं इस आईपी में फुल फोर्स के साथ अप्लाई कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म की। तो क्या मैं इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म टर्म के लिए देख सकता हूँ? तो देखिए मैं पर्सनली अपना ओपिनियन बताऊँ तो मैं इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए फ़िलहाल के लिए नहीं जा रहा हूँ। लेकिन देखिए कंपनी का वैल्यूएशन बहुत अच्छा है ना? अगर मान लीजिए 20-22% तो लिस्ट भी हो जाती है, तो उसके बाद भी वैल्यूएशन फेयर ही रहने वाला है। तो अगर जो रिस्क टेकर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाले हैं, जो रिस्क टेकर्स हैं, अगर उनको इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्टॉक को देखना है, तो यहाँ पर देखिए इसको कंसीडर करके चल सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर में अगर अच्छा परफॉर्म करती है, प्रोवाइडेड कि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू की ग्रोथ बनी रहनी चाहिए और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो ग्रोथ है, वो भी बनी रहनी चाहिए, तभी जाके कंपनी अच्छा आगे बढ़ेगी।
तो देखिए वैल्यूएशन वाइज़ देखें तो यहाँ पर ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं, अगर आप एग्रेसिव हैं, मतलब एग्रेसिव रिस्क टेकर हैं, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच सकते हैं। मैं तो फिलहाल इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी की बात कर लें कि अगर मान लीजिए आपको ये आईपीओ मिलता है या फिर नहीं मिलता है, तो लिस्टिंग डे वाले दिन अपन क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर मान लीजिए आपको ये आईपीओ नहीं मिलता है, तो अगर आपने लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई किया था, तो आप यहाँ पर इसको अवॉइड करके चल सकते हैं। लिस्टिंग डे वाले दिन आपको कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई किया था, तो अगर 20-21% के पास अगर ये लिस्ट होता भी है, तो आपको देखना है कि 10 बजे जब आईपीओ लिस्ट होता है 10 एएम पे, तो वहाँ पे अपर सर्किट लग रहा है या लोअर सर्किट लग रहा है। ऐसा लग रहा है अगर कि डिमांड ज़्यादा है, अगर डिमांड ज़्यादा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसी टाइम पे यहाँ पर बाय ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि सेलर ज़्यादा हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, तो आप थोड़ा रुक जाइए। अगर मान लीजिए 1-2 दिन तक अगर लोअर सर्किट लगता है, तो वहाँ पे आप जब प्राइस थोड़ा स्टेबल होता है, आप उस टाइम पे लॉन्ग टर्म के लिए बाय करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपको रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ मिला है या फिर एचएनआई कैटेगरी में आपको ये आईपीओ मिला है। तो देखिए एचएनआई में तो आपको 3 लॉट मिलते हैं और रिटेल में आपको 2 लॉट मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए 20 से 22% का अगर आपको रिटर्न मिल रहा है, प्री ओपन टाइम में आप वहाँ पे 1 लॉट अपना सेल कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड लॉट है, अगर डिमांड अच्छी होती है तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं 3-4 दिन के लिए, या फिर आप अगर आपको लगता है कि प्राइस एक ही जगह घूम रहा है, तो आप सेम डे भी इसको सेल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एचएनआई कैटेगरी में, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी आप सेम प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। पहला लॉट आप प्री ओपन में सेल कर दीजिए, जो 9 बजे से 9:40 तक का टाइम रहता है। सेकंड लॉट आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, या फिर डे एंड तक आप देख सकते हैं कि अपर सर्किट लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर प्राइस स्टेबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर प्राइस स्टेबल हो तो सेकंड लॉट आप सेल कर सकते हैं, और 1-2 दिन बाद आप तीसरा लॉट भी सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मतलब ऐसा लगता है कि मान लीजिए ये आईपीओ ने 40 से 50% रिटर्न दे दिया लिस्टिंग डे वाले दिन ही, तो भैया आप अपना रिटर्न ले लो, ठीक है? ज़्यादा लालच मत करो, इतना रिटर्न लेके आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाओ। लेकिन देखिए, अगर मान लीजिए डिस्काउंट में लिस्ट होता है, तो मान लीजिए 22% दिखा रहा है चेन पे, अगर मान लो सस्ते में लिस्ट हो गया, फ्लैट लिस्टिंग हो गई या फिर डिस्काउंट में लिस्ट हो गया, उस केस में आपको क्या अपन क्या कर सकते हैं? तो देखिए, अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, तो आप उसको उस प्राइस पे बाय कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, तो आप बाय कर सकते हैं, और बाकी अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए भी आपने अप्लाई किया था, लेकिन यहाँ पर आईपी डिस्काउंट या फिर फ्लैट में लिस्टिंग हो गई, तो यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। आप शॉर्ट टर्म के लिए 3 से 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता होल्ड कर सकते हैं। तो ऐसा रिस्क अगर आप लेना चाहते हैं, प्रोवाइडेड कि आप यहाँ पे रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये जो प्राइस है, डिस्काउंट का जो लिस्ट हुआ है, यहाँ से और नीचे चला जाए, तो ये आप एक रिस्क ले रहे हैं, ठीक है? बाकी कंपनी के वैल्यूएशन में या फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई बुराई नहीं है। अगर आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो अगर फ्लैट या डिस्काउंट लिस्ट होता है, तो वहाँ पर आप इसको मार्केट से परचेज़ करके रख सकते हैं। तो आई होप कि इस वीडियो में आपके सारे जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो गए होंगे। फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप उस वहाँ से जॉइन कर सकते हैं। और कोई डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी बताइए कि भाई आप लोग आईपीओज़ में अप्लाई तो करते हैं ना, आईपीओज़ में अप्लाई करते हैं, तो आपको अलॉटमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है? या फिर जो रीसेंट कौन-सा आईपीओ था जिसमें आपको अलॉटमेंट मिला था और आपको कितना प्रॉफिट हुआ था? तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आई होप कि इस वीडियो से तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।